ओके तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट एंड वेरी फंडामेंटल चैप्टर दैट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले जो फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं वो अपन देखेंगे, उसके बाद में कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स, देन वेरियस डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड इंटीग्रल्स, और उसके साथ साथ में कुछ स्टैंडर्ड बने बनाए फॉर्मेट्स होंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है पहले ये समझिए आप। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक इनवर्स प्रोसेस है, जस्ट उल्टा काम करना है आपने को। ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये समझिए आप इसमें एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे x का इंटीग्रल निकालना है, ये तो साइन हो गया इंटीग्रल का, और x का इंटीग्रल निकालना किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हैं ना कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालना है तो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना है, वैसे यहाँ भी होता है। अगर आपको इंटीग्रल निकालना है तो इंटीग्रल किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जैसे लेट्स से मुझे x जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अगर x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल निकालना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, dx निकाल देंगे, dx लगा देंगे। तो x dx और ये जो साइन लगा रखा है इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें यूँ सोचना आपको कि अगर मैं x का इंटीग्रल निकाल रहा हूँ तो आपका लाइन ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए कि x जो है वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, x कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आपका दिमाग ये काम करता है कि मैं अगर डेरिवेटिव निकालने जाता हूँ तो जैसे x की पावर 2 है तो x की पावर 2 अगर डेरिवेटिव निकालेंगे आप तो कितना बनेगा, 2x बनेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली किसका बनेगा वो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x। मेरे को 2 नहीं चाहिए तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे आप, और प्लस में एक कांस्टेंट भी आपको लगा देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना बनेगा वो, x ही बनेगा। अगर आपने x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का डेरिवेटिव निकालना है तो भी x ही बनेगा, बिकॉज जो कांस्टेंट c दिख रहा है उसका डेरिवेटिव तो कितना बन जाना है, 0 बन जाना है। तो इस जो c आप लगा रहे हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल फाइंड किया आपने x का, कितना बना, एक्स स्क्वायर बाई 2 बना है, प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का ही क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। उसको लिख लेंगे। इंटीग्रेशन is inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का एक इनवर्स प्रोसेस है। तो जैसे ऊपर जो एग्जांपल लिया उसी को मुझे अगर जनरलाइज करना हो तो उसमें ऐसा देखें अपन, लेट एक फंक्शन लिया मैंने fx जिसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मान लेते हैं gx है। तो ऑब्वियसली अगर fx का डेरिवेटिव gx है तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस c कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, वो भी कितना बनना है, gx ही बनना है। अगर fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx है तो fx प्लस c यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, एक सिंपल कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव भी कितना बनना, gx ही बनना। तो अगर fx प्लस c का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x gx है तो gx का जो इंटीग्रेशन बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी fx प्लस c। इस एग्जाम्पल में लिया आपने कि x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसका, एक्स स्क्वायर बाई 2 का। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का अगर डेरिवेटिव x आ रहा है तो x का इंटीग्रल कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। वैसे यहाँ पे वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पे उसी को अपन जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर fx प्लस सी का इंटीग्रल, fx प्लस सी का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रल कितना बनेगा, fx प्लस सी बनेगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, ये साइन हो गया उसका, किसका,
एफ एक्स प्लस सी का निकालना है, नहीं सॉरी जी एक्स का निकालना है अपने को, वो तो डेरिवेटिव निकाल चुके हैं अपन। इंटीग्रल निकालेंगे जी एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना बन गया यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे और ये बन जाना है एफ एक्स प्लस सी। अब देखो कुछ टर्म्स यहाँ पे आप ध्यान रखें, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है उस फंक्शन को नाम देंगे आप इंटीग्रेंट। जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है दैट विल बी इंटीग्रेंट। देन जो इंटीग्रेशन बना उसको नाम देंगे आप, तो सिंपल इंटीग्रल ही बोल दिया इंटीग्रल, या फिर एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, या फिर एक नाम और इसका और दे सकते हैं अपन, दैट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रल ही होता है। और जो सी आप देख रहे हैं यहां पे दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना था वो फंक्शन इंटीग्रेंट हो गया, जो इंटीग्रल बना उसको आप या तो इंटीग्रल बोल दो या फिर एंटी डेरिवेटिव बोल दो या फिर प्रिमिटिव बोल दो, और सी वहां पे हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो इंटीग्रेशन का मतलब जान लिया हमने। अब ज्योमेट्री में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कहें तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा वो भी देख लिया जाए। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है इसका, ज्योमेट्री में किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसके लिए उसको समझने के लिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एक फंक्शन ले लिया मैंने, एक्स ही ले लिया पहले वाला एग्जांपल, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रल निकालते हैं अपन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक नया फंक्शन निकल के आ रहा है अपने पास, लेट से इसको नाम दे दिया मैंने एफ एक्स। तो एफ एक्स यहां पे जो अपने पास है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो क्या बनना है, पैराबोला बनना है, और वो भी ओपनिंग अपवर्ड बनना है। उसमें जो सी कॉन्स्टेंट है उसके अकॉर्डिंग वो पैराबोला ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर यहां देखा जाए ग्राफ बना के देखते हैं अपन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दिया हमने। अगर लेट से मैंने सी जो है वो उसको ले लिया यहाँ पे 0, तो ये बन गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 को दिखा दिया हमने कुछ ऐसा, ओरिजिन से पास करेगा, वर्टेक्स 0,0 बनेगा उसका। अगर लेट से सी यहाँ पे 1 हो गया, सी अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, उस केस में यही पैराबोला जो होगा वो थोड़ा सा यानी 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस बार अगर आप देखिए यहाँ पे लेके आ गए इसको, और कहीं कुछ चेंज नहीं आएगा, ओनली 1 यूनिट से ऊपर जा रहा है वैसे, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है। ये किसका बनाया हमने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का। ये किसका बनाया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का बनाया। अगर लेट से c को ले लिया हमने -1, तो इस बार जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 था वो 1 से नीचे आ जाएगा। तो एक ग्राफ और देख लेते हैं, 1 से नीचे आ जाना, बाकी सब कुछ वहीं रहेगा। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये बना दिया हमने किसका ग्राफ यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 का।
यानी सी हमने यहाँ पे चेंज किया। फर्स्ट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू में सी लिया 0, सेकंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन में सी लिया हमने 1, और थर्ड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 में सी लिया हमने -1। तो ध्यान से देखिए, ये जो पूरा आपको फैमिली दिख रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इक्वेशन था, एक कर्व था, एक फंक्शन था, उसमें c को आपने चेंज किया, तो c को एक बार 0, एक बार 1, एक बार -1, ऐसे c को आप डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूज रखेंगे, उस फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट आपको मेंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसको ज्योमेट्री में ऐसे आप इंटरप्रेट करेंगे कि इंडेफिनेट इंटीग्रल जो बनेगा वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, एक पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें हर जो मेंबर होगा उस परिवार का जो हर एक सदस्य होगा, जो कि यहाँ पे कर्व बनेगा डेफिनेटली, उसका जो स्लोप बनेगा, उस मेंबर का जो स्लोप बनेगा किसी यूनिक पॉइंट पे, लेट से वो पॉइंट मान लिया x बराबर a मान लिया मैंने, तो x बराबर a के ऊपर उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 3 कर्व देख पा रहे हैं आप, तीनों के लिए कोई पॉइंट ले लो आप, x इक्वल टू a ले लो और a के ऊपर तीनों का स्लोप निकालो, आप डेरिवेटिव निकालो तीनों मेंबर्स का, चाहे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1 की बात करें, चाहे एक्स स्क्वायर बाई टू की बात करें, चाहे एक्स स्क्वायर बाई टू -1 की बात करें। आप अगर तीनों का स्लोप निकालता हूँ या डेरिवेटिव निकालता हूँ किसी यूनिक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट लेट से बोल दिया मैंने, एक्स बराबर a बोल दिया, तो a के ऊपर तीनों का जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, जस्ट इक्वल बनेगा। वो भी कितना होगा, यही होगा। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जिस फैमिली के हर मेंबर का किसी यूनिक पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। नेक्स्ट कुछ बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट्स अपन यहां पे देख लेते हैं, फॉर्मूले बाद में देखते हैं, कुछ नोट देखिए, उनको एज ए नोट लगा लेते हैं अपन। जैसे फर्स्ट इसमें ये लगाओ, फर्स्ट वन, जैसे कोई हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रल निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जब इंटीग्रल निकालेंगे तो जो इंटीग्रल है, लेट से मैंने कुछ अदर फंक्शन मान लिया, जैसे इसको यूं लिखते हैं अपन एक बार के लिए, यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया मैंने, ये कॉन्टिन्यूस है, इसका इंटीग्रल निकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको मान लिया मैंने जी एक्स, इसको मान लिया मैंने जी एक्स। अब जो जी एक्स फंक्शन होगा ना वो ऑलवेज यहां पे डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा क्यों, उसको समझिए। एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूं, ध्यान रहे, एफ एक्स को मैं यहां पे कॉन्टिन्यूस ले रहा हूं, मैंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो इंटीग्रल आएगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल आएगा। उसको अपन चेक कर रहे हैं ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो एफ एक्स डी एक्स इसको बोल दिया मैंने जी एक्स, या फिर जी एक्स प्लस सी बोल दो, बात एक ही, सी लगा दो, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दोनों साइड में निकालिए आप डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन जाएगा एफ एक्स और राइट में कितना होगा जी का जी डेस एक्स और सी का 0। तो जी डेस एक्स आया वो एफ एक्स आया, और एफ एक्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यानी जो जी डेस एक्स है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर जी डेस एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है अगर वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जी डेस ऑलवेज डिफाइन है, जी डेस ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर जी डेस एक्स ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, मतलब जी एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो इसको एज ए नोट लगा रहे हैं अपन, इसमें लिख दीजिए नोट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन
इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल बनेगा। नेक्स्ट एक नोट इसमें और लगाते हैं, इसका रीजन मैंने बता दिया नीचे आपको, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंड पॉइंट नोट के अंदर कि लेट से कोई फंक्शन ले लिया हमने और वो फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। कोई फंक्शन है वो किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस है, तो जो इसका इंटीग्रल बनेगा, जो उस फंक्शन का इंटीग्रल बनेगा, क्या वो भी उस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा जरूरी है या नहीं, ये अपन जानते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर देखेंगे इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, जैसे x की पावर -1/3 ले लिया। x की पावर -1/3 डेफिनेटली x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूस है। x की पावर -1/3 यानी 1/x की पावर 1/3, उसके डोमेन में 0 होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली ग्राफ टूट रहा है वहाँ पे। इसका इंटीग्रल निकालो। तो फॉर्मूला अपन एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है ना, वो x की पावर n+1/n+1 होता है। उसको बाद में अपन लिख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो x की पावर -1/3, यहाँ पे n कितना हो गया -1/3, तो x की पावर -1/3 + 1 कितना बन गया, x की पावर 2/3 और अपॉन में 2/3 यानी 3/2, प्लस का c लगा दो। अब ये जो फंक्शन के निकल के आ रहा है 3/2 इंटू एक्स की पावर 2/3, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 2/3 को समझिए आप, x की पावर 2/3 क्या 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है क्या, नहीं। तो x की पावर -1/3, x की पावर -1/3 0 पे डिसकंटिन्यूस था, बट जो उसका इंटीग्रल बना दैट विल बी 3/2 इंटू एक्स की पावर 2/3, वो 0 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर कोई फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है तो उसका इंटीग्रेशन बनेगा, उसका जो इंटीग्रल बनेगा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ जाए, ऐसा कोई ऑलवेज जरूरी नहीं है। तो इसको अपन एज ए नोट लिखने जा रहे हैं, तो नोट नंबर 2 में लगा दो, इफ integrand is discontinuous at some x, लेट से बोल दिया मैंने उस x को अल्फा बोल दिया, then its integral at x बराबर अल्फा need not to be discontinuous, यानी जो इंटीग्रल है, वो जो इंटीग्रेंड है, वो अगर किसी x, लेट से x बराबर अल्फा मान लिया मैंने, वहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूस है तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव बनेगा या कहें तो प्रिमिटिव बनेगा, जो इंटीग्रल बनेगा वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है मैंने उसमें देखो नहीं आ रहा है, बाकी ऐसा कोई एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। देन इसमें एक पॉइंट ये देखिए आप कि लेट से कोई पीरियोडिक फंक्शन दे दिया आपको, कोई पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन बनेगा क्या वो भी पीरियोडिक होगा या नहीं, इसके बारे में सोचिए। वीडियो यहीं पर पॉज कर दो और इसके बारे में सोचिए कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक नेचर का है तो उसका जो इंटीग्रेशन बनेगा क्या वो भी पीरियोडिक ही बनेगा, तो वो ऑलवेज पीरियोडिक बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगेन तो एक थर्ड पॉइंट नोट के अंदर कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन need not to be periodic,
इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फंक्शन लिया आपने 1 प्लस कॉस ही ले लिया, इससे बहुत सारे फंक्शन देख सकते हो आप। 1 प्लस कॉस पीरियोडिक है, पीरियड कितना है इसका 2 पाई, सबसे जो छोटा पीरियड है इसका 2 पाई है। तो 1 प्लस कॉस जो होगा वो 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करेगा अपने आप। अब अगर इसका मैं इंटीग्रल चेक करूं तो 1 का तो बन गया x और कॉस का बन जाएगा साइन x, तो ये बन गया x प्लस साइन x, प्लस का सी और लगा देंगे आप। तो जो x प्लस साइन x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। x प्लस साइन x तो ऑलवेज ही इंक्रीज करता है, बिकॉज अगर x प्लस साइन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे दैट विल बी अगेन 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा है। तो उस फंक्शन का इसका जो इंटीग्रल बना दैट इज x प्लस साइन x, उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव था, यानी वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है हमेशा ही तो डेफिनेटली अपने आप को रिपीट तो नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रल बन रहा है वो पीरियोडिक नहीं है, और ये फंक्शन कैसा है खुद पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रल पीरियोडिक बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पीरियोडिक बन भी सकता है और नहीं बने ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ही कॉमन बातें हैं जो आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट इस पे देखिए थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्या क्या थ्योरम्स पॉसिबल है। बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। जैसे फर्स्ट वन अपन देखते हैं, इसमें f(x) कोई फंक्शन ले लिया और एक फंक्शन ले लिया हमने g(x), दोनों का सम कर दिया हमने। अब मुझे f(x) प्लस g(x) का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या कर सकते हो, f(x) का अलग निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल, और g(x) का अलग निकाल लीजिए, यानी दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। मोटी मोटी बात इसमें ही है। अगर f माइनस जी हो तब भी उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो प्लस एंड माइनस में इंटीग्रेशन को सेपरेट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, अगर लिखा हो f(x) इंटू जी(x), तो इसको गलती से भी f(x) का इंटीग्रल इंटू जी(x) का इंटीग्रल नहीं लिख देना। भी मल्टीप्लाई में इंटीग्रल सेपरेट नहीं होता है, जैसे कि आप जानते हैं डेरिवेटिव के अंदर भी f प्लस जी का इंटीग्रल, सॉरी f प्लस जी का डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव, f माइनस जी का डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव माइनस जी का डेरिवेटिव, बट f इंटू जी का डेरिवेटिव, उसका आपने डेरिवेटिव ऑफ f इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी नहीं लिखा होगा। तो ना तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव सेपरेट होता है और ना ही मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन सेपरेट होता है। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, केवल प्लस और माइनस में। तो सेकंड इसमें लगाइए, इसी कोई कांस्टेंट ले लिया लैम्डा मैंने, और f(x) इंटू में है लैम्डा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है यानी अल्टीमेटली x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो लैम्डा को बोल दिया मैंने यहाँ पे कांस्टेंट, या फिर इसको यूं लगा दिया जाए तो अल्टीमेटली लैम्डा x पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको इंटीग्रल से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो लैम्डा चला गया बाहर, क्या बन गए इंटीग्रेशन ऑफ f(x). थर्ड वन, इफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज g(x) और प्लस सम कांस्टेंट c, f(x) का जो इंटीग्रल है वो g(x) है, देन f ऑफ ax प्लस b का जो इंटीग्रल बनेगा वो कितना बनेगा, g ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, जो x का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में a प्लस का c। f(x) का इंटीग्रल अगर gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल विल बी g ऑफ ax प्लस b अपॉन c। कनेक्शन देखिए इसमें ध्यान से कि यहाँ जो x आपको दिख रहा है वो क्या लीनियर x के अंदर, और जो आप ax प्लस b देख पा रहे हैं वो भी क्या यहाँ पे लीनियर x के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, x रिप्लेस हो गया ax प्लस b से, और साथ में जो x का कॉफिशिएंट था उससे हमने डिवाइड भी किया है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपने को इंटीग्रल निकालना होता एफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का, एफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का, तो उसको आप जी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए नहीं लिख पाते। क्यों? बिकॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, अगर लेट से ए नॉन जीरो है, ए अगर नॉन जीरो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी तो एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया। और अपने फॉर्मूला क्या लगा है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल, तो वहां पे एक्स जो है वो एक्स में लीनियर है, और जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है वो ए एक्स प्लस बी भी यहाँ पे एक्स में क्या लीनियर है, अगर ए नॉन जीरो है तो। बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अगर ए नॉन जीरो तो डेफिनेटली लीनियर तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो वहां पे ऐसा फॉर्मेट आपको नहीं लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझें इसको कि कॉस का जो इंटीग्रल है वो अपन जानते कितना होता है, साइन एक्स, नॉट माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, प्लस का सी लगा दो। कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना बना, साइन एक्स, प्लस का सी लगा दिया। अब इसी में अगर मुझे इंटीग्रल निकालना हो कॉस ऑफ 2x प्लस 5 का, कॉस ऑफ 2x प्लस 5 का इंटीग्रल, तो कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन में कितना आ जाना है 2 और प्लस का सी। x को रिप्लेस कर दिया बस 2x प्लस 5 से, और डिवाइड किससे किया फाइनली, कॉफिशिएंट ऑफ x से। बट इसी में अगर ऐसा करना हो, कॉस ऑफ निकालना होता मुझे 2x स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रल, तो उसको आप गलती से भी ऐसा नहीं लिखते, साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ऐसा लिखने की कोशिश गलती से भी ना की जाए। जो डेरिवेटिव आप पढ़ के आ रहे हैं, डेरिवेटिव के जो रूल हैं वो आपको यहाँ नहीं चिपकाने हैं। इंटीग्रल के रूल अलग होते हैं, कुछ रूल में भी मैच कर जाएं बस, बट सारे रूल मैच नहीं करेंगे। तो डेरिवेटिव के रूल यहाँ पे नहीं लगाने अपने को, इसके रूल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो साइन कॉस ऑफ 2x प्लस 5 का तो कितना बन गया, साइन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन 2, बट कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 का जो मैंने लिखा है उतना नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा वो बात की बात है। तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल कितना बना, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से आपको डिवाइड करना है बस। अब ये कैसे बन गया, तो इसको समझने के लिए जो अपन टेक्निक्स लेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करने की मेथड लेंगे, तो वहाँ पे मेथड आएगी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, उसके अंदर इजीली इसको आप प्रूफ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही 3 फंडामेंटल थ्योरम है, प्लस एंड माइनस के अंदर इंटीग्रल को आप सेपरेट कर पाएंगे। अगर कोई कांस्टेंट आपको कोई किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में दे रखा है और उस टोटल फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है, तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं आप। देन थर्ड वन मैंने आपको बता ही दिया है, जो गलती इसमें कर सकते हैं वो बता दिए। नेक्स्ट, बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूले जो कि आपको याद पहले से होंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको याद करेंगे। तो फर्स्ट वन, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, जैसे x की पावर n का इंटीग्रल हर किसी को पता होता है, कितना बनता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, आप सब में लगाते रहेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऑब्वियस है n प्लस 1 वहाँ पे डी आर पार्ट में, तो डी आर पार्ट में कभी जीरो बनना ही नहीं चाहिए। अगर जीरो बन गया तो मैथमेटिकली ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा, जब यहाँ पे n -1 नहीं हो, -1 के अलावा सब कुछ चलेगा, एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1। सेकेंड वन, अगर -1 हो जाए n तो क्या है, x की पावर -1 या कहें तो 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कितना बनता है। तो अगर 1 अपॉन एक्स का आपको इंटीग्रल निकालना है तो आप यूं सोचो कि 1 अपॉन एक्स कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा सोचना बस आपको। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल निकालना मतलब आपको ये सोचना है कि 1 अपॉन एक्स कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनता है, दैट विल बी log ऑफ एक्स, बेस उसका ही होना चाहिए।
तो ये क्या बन जाएगा, बेस ई पी लोग को क्या लिखते हैं आप, एल एन लिखते हैं ना, तो एल एन ऑफ एक्स और यहाँ मोड लगा दीजिए प्लस का सी, बिकॉज एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1/x ही बनता है, एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1/x ही बनता है। नेक्स्ट, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप यूं सोचो कि ई की पावर एक्स कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ई की पावर एक्स कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा है हमने, ऑब्वियस ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, जैसे ले लिया हमने ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये सोचो कि ए की पावर एक्स कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ए की पावर एक्स कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखा था आपने, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए उसका डेरिवेटिव बनता है, बट यहां पे सोचना कि ए की पावर एक्स कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनता है, तो किसका बनेगा, ए की पावर एक्स का तो नहीं बनेगा, बिकॉज इसके इंटू में एल एन ए आता है, तो एल एन ए हटाने के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे उससे, तो ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस का सी। अब ओबियसली यहाँ पे जो ए है वो क्या नहीं होना चाहिए, भली बातें जानते हैं आप, बिकॉज ए की पावर एक्स जो फंक्शन है कौन सा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस कैसा होना चाहिए ये बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ वन, अब लेते हैं अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे फर्स्ट लिया मैंने साइन एक्स, तो साइन एक्स का मुझे निकालना इंटीग्रेशन, तो आपको यूं सोचना कि साइन एक्स कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन, मुझे चाहिए प्लस साइन, किसका, माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ये तो निकालना आपको, अगर cos x का मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूं मतलब मुझे ये निकालना है कि cos x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली sin x का, तो sin ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट देखिए इसमें सेवंथ, sin cos हो गया, उसके बाद में sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है मतलब आपको ये सोचना है कि sec स्क्वायर कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, tan x प्लस सी। एट्थ, cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर का मुझे अगर इंटीग्रल निकालना है तो आपको ये सोचना है कि cos x स्क्वायर कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो cot का डेरिवेटिव बनता है माइनस cos x स्क्वायर, cot का डेरिवेटिव बनता है माइनस cos x स्क्वायर, मुझे चाहिए प्लस cos x स्क्वायर, माइनस गया उधर यानी माइनस cot, तो साइन हो गया, cos हो गया, sec स्क्वायर हो गया, cos x स्क्वायर हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि बीच में क्यों छोड़ दिया आपने, बाकी रिमेनिंग tan cot sec cosec उनके बाद में लेंगे, जो कुछ बहुत ही बेसिक है वो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे और भी हैं, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बीच बीच में आपको उनकी डोज मिलती रहेगी। इसके अलावा जैसे दो तीन और देख लेते हैं, sec इंटू tan, इसका इंटीग्रल, तो sec इंटू tan कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव, sec का, प्लस सी। टेंथ, cosec इंटू कॉट, तो cosec इंटू कॉट कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस cosec का, प्लस सी। तो ये कुछ बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूले जो कि आपको याद होने ही चाहिए, इसके अलावा जो कुछ और फॉर्मूले आने वाले हैं ऑब्वियसली वो भी याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो डेफिनेटली कैसे काम चलेगा आपका। तो अब इन जो फंडामेंटल फॉर्मूले लिखे हैं इन्हीं के ऊपर कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं अपन। ध्यान रहे जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करी है, यानी जो कुछ अभी सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ, जितना अभी चैप्टर हमने पढ़ा है उसी की हेल्प से सोल्व करना है, जो भी फॉर्मूले लिखे हैं अभी उन्हीं की हेल्प से वो आपको सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें जैसे एक
एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए, इसे मुझे निकालना है x पावर 2 प्लस 1/x प्लस x पावर 3/2। इसका मुझे निकालना है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप जानते हैं कि प्लस या माइनस में इंटीग्रल को सेपरेट कर पाना पॉसिबल है, तो इसको सेपरेट कर दो। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा, 1/x का अलग हो जाएगा, देन x की पावर 3/2 का सेपरेट। अब फर्स्ट वाले में फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, x पावर n। जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, देखो दो फॉर्मूले लिखे हैं आपने, एक x की पावर n वाला और एक a की पावर x वाला। वापस दिखाता हूं, एक तो ये देखिए और एक ये देखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। एक x की पावर n जो है उसमें वेरिएबल जो है वो बेस के अंदर है, और n जो पावर में लिखा है वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x की पावर n। अगर आप a की पावर x को देखते हैं तो वहां पे a कांस्टेंट है, बेस में कांस्टेंट लिखा है, पावर में वेरिएबल लिखा है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, a की पावर x। तो दोनों को आपस में ऐसा नहीं कि फॉर्मेट दे रखा a की पावर x वाला, लगा दिया आपने x की पावर n वाला। ध्यान रखें दोनों को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स की पावर n का क्या लिखा है, एक्स की पावर n प्लस 1/n+1, n कितना है 2, तो एक्स की पावर 2+1/2+1 प्लस। अब देखो यहाँ पे नहीं, जैसे फर्स्ट निकल सोल्व किया उसमें आप कांस्टेंट लगाएंगे c, दूसरे में d लगाएंगे, तीसरे में e लगाएंगे, देन c भी कांस्टेंट, d भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, तो c प्लस d प्लस e वो भी फाइनली कांस्टेंट ही बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट लगाने के बजाय जितने भी इंटीग्रल सबको सोल्व कर लो, लास्ट में एक कांस्टेंट लगा दिया करो आप, प्लस का से 1/x का ln ऑफ मॉड x, देन x की पावर 3/2, पावर में कांस्टेंट, बेस में वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, x की पावर n, n कितना होगा 3/2, तो x की पावर n प्लस 1 3/2 प्लस 1 कितना होगा 5/2 अपॉन में 5/2, प्लस का सी लगा तो लास्ट में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया x³ अपॉन 3 प्लस ln ऑफ मॉड x प्लस 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस का सी। एक और देख लो छोटा सा एग्जांपल, जैसे मुझे इंटीग्रल निकालना है साइन ऑफ -x प्लस 7 प्लस √x और प्लस 2 की पावर x, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। तो ऑब्वियस प्लस में एंड माइनस में इंटीग्रल सेपरेट होता है, तीनों को अलग कर दो। तो फर्स्ट वाले में साइन ऑफ -x प्लस 7, साइन का इनपुट क्या लीनियर, तो आप ये देखो साइन का इंटीग्रल क्या लिखा हमने, साइन का लिखा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ 7 माइनस एक्स, देन डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x से, वो कितना है -1, तो डिवाइड करिए इसको -1 से, प्लस √x, x की पावर 1/2, फॉर्मूला x की पावर n वाला, x की पावर n प्लस 1, x की पावर कितना हो गया 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3, प्लस 2 की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, फॉर्मूला कौन सा है, की पावर x, तो x ही है, a कितना हो गया 2, तो a की पावर x यानी 2 की पावर x इंटू ln a यानी ln 2, प्लस का लगा देंगे c। अभी माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग वाला। तो इस तरीके जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं को काम में लेके जो सवाल दे रहा हूँ वो सिंप्लीफाई करेंगे आप। तो 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस लिखिए इसमें। फर्स्ट वन, जैसे साइन ऑफ x डिग्री, सेकेंड 2 की पावर ln ऑफ x, थर्ड वन x डिवाइडेड बाय a प्लस bx, फोर्थ वन
x divided by x square plus 2x plus 1. Next 2x plus 3 divided by x square plus 3x minus 10. टू की पावर x plus 1 minus 5 power x minus 1 divided by 10 power x. इसी में sin पावर 4 cos x minus cos 2x divided by 1 minus cos x. Ninth, one minus cos x divided by 1 plus cos x. Next, sec square x into cos x square x. One minus sin 3x. X square plus cos square x divided by x square plus 1 into cos x square x. Next one, 13th, x power 4 divided by x square plus 1. 14th, sin 2x minus sin 2 lambda upon sin x minus sin lambda plus cos of x minus cos of lambda. 15th, sin 3x into cos 2x. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करना है इसमें. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितना अभी तक मैंने बताया है उसी की सहायता से आपको सोल्व करने. अगर कोई आगे की टेक्निक आप अप्लाई करते हैं तो जो कुछ फंडामेंटल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको मिस कर जाएंगे आप. तो बहुत ही फंडामेंटल तरीके से इनको सिंप्लीफाई करना है. ओके.